हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मशीन डिज़ाइन। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़। और ये टर्मिनोलॉजीज़ बहुत बेसिक हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं जब हम अपनी मेन डिज़ाइन की तरफ मूव करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करेंगे, सच एज शैफ्ट, कपलिंग और कीज़। तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और आज की वीडियो में हम जो जो कुछ भी डिस्कस करेंगे उसके कंप्लीट नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो गाइज, आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखें और रेगुलरली फॉलो करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम जिस पार्ट को और जिस टर्मिनोलॉजी को या जिस इंपॉर्टेंट टर्म को सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो आइए देखते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये दो सिमिलर क्वांटिटीज़ का रेशियो होता है, और वो दो सिमिलर क्वांटिटीज़ होती हैं आपकी स्ट्रेसेस। सो जिसमें से एक स्ट्रेस होती है आपकी मैक्सिमम स्ट्रेस और दूसरी होती है आपकी वर्किंग स्ट्रेस। तो हम लिख सकते हैं इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ maximum stress to the working stress। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी को शॉर्ट में FOS लिख सकते हैं हम। तो इसको हम लिख सकते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय तो ये एक हमारा जनरल फार्मूला हो गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। अब डिफरेंट मटेरियल्स के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जो डेफिनेशन होगी वो चेंज होती है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें डक्टाइल मटेरियल के लिए, यानी अगर आपका मटेरियल डक्टाइल है, मटेरियल अगर आपका डक्टाइल है तो उस केस में ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा ये हो जाएगा आपका यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस। ये फॉर्मूला हो गया आपका डक्टाइल मटेरियल के लिए। नाउ अगर अब आपका मटेरियल जो है अगर वो ब्रिटल मटेरियल है, द मटेरियल इज ब्रिटल, देन जो FOS होता है वो हो जाएगा आपका अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस। सो ये 3 डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ये फार्मूला है आपका ब्रिटल मटेरियल के लिए, फॉर ब्रिटल मटेरियल। नाउ अब ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंपॉर्टेंट क्यों? ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सपोज करिए आप कोई कंपोनेंट डिज़ाइन कर रहे हैं, लेट अस से कि आप कोई शैफ्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, शैफ्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, और आपको ये पता है कि जब आप ये जो शैफ्ट डिज़ाइन करने जा रहे हैं, ये शैफ्ट आपकी 1000 न्यूटन लोड को बियर कर सकती है। ये शैफ्ट का बियरिंग लोड है सपोज। सो अब आप जो अपनी शैफ्ट डिज़ाइन करेंगे वो 1000 न्यूटन लोड के लिए करेंगे या कुछ ज़्यादा के लिए करेंगे, कुछ आप उसमें जो है एक्स्ट्रा लेकर के चलेंगे, ताकि जो आपकी शैफ्ट है, सपोज करिए इन केस कभी कोई सिचुएशन आ जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है कि लोड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे सपोज करिए कि आप लेथ के ऊपर काम कर रहे हैं, और लेथ के ऊपर कभी कभी क्या होता है कि टूल के वेयर की वजह से वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो उन वाइब्रेशंस के केस में आपका लोड जो होता है, जो यानी फोर्सेज आ रही होती हैं, वो बहुत ज़्यादा आने लगती हैं आपके कंपोनेंट के ऊपर। तो उस केस में अगर हम इस शैफ्ट को सिर्फ और सिर्फ 1000 न्यूटन लोड के लिए ही डिज़ाइन करेंगे
और इस शाफ्ट के ऊपर सपोज करिए 1010 न्यूटन का लोड आ गया, तो ये शाफ्ट डेफिनेटली फेल हो जाएगी आपकी। तो इसी ब्रेकेज से, इसी फेलियर से बचाने के लिए हम इस शाफ्ट को थोड़ा सा ऐसे डिज़ाइन करेंगे कि ये हमारे अगर 1000 न्यूटन लोड से ज़्यादा भी लोड अप्लाई होता है शाफ्ट के ऊपर, तो ये उसको बियर कर जाए। तो इस तरीके की जो डिज़ाइन होती है, ये जो फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या ये जो फैक्टर कंसिडर किया जाता है इस तरीके की डिज़ाइन में, इसी को हम कहते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, FOS। और ये भी हमने डिस्कस किया कि ये जो FOS होता है, ये रेशियो होता है दो सिमिलर क्वांटिटीज़ का, मैक्सिमम स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस का। और ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मटेरियल के लिए वेरी करता है। अब अगर आपका मटेरियल डक्टाइल है तो ये यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस हो जाएगा, और अगर मटेरियल आपका ब्रिटल है तो ये हो जाएगा अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस का रेशियो। और अगर आपने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ा हो तो उसमें आपने देखा होगा, सपोज करिए ये आपका एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है किसी डक्टाइल मटेरियल के लिए, तो आपने उसमें देखा होगा कि ये जो पॉइंट है ये कहलाता है अल्टीमेट पॉइंट। अल्टीमेट पॉइंट यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेसेस आ रही होंगी। और अगर आपका ब्रिटल मटेरियल है, सपोज करिए मटेरियल अगर आपका ब्रिटल है, तो ब्रिटल मटेरियल में कोई यील्ड पॉइंट तो होता नहीं है, सिंपली उसमें आपका पॉइंट होगा। तो ये वो पॉइंट होगा जो आपको कंसीडर करना होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी में, अगर आप ब्रिटल मटेरियल को कंसीडर कर रहे हैं, और डक्टाइल मटेरियल के केस में आपको यील्ड पॉइंट को कंसीडर करना होगा। नाउ अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिपेंड करता है, तो अब देखते हैं कि वो एक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जिनके ऊपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका डिपेंड करता है, या फैक्टर ऑफ सेफ्टी अफेक्ट होता है उन फैक्टर्स की वजह से। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिपेंड करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें वो है आपका नंबर 1 कि प्रॉपर्टीज़ क्या है मटेरियल की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, यानी जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं किसी भी कंपोनेंट को डिज़ाइन करने में, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। यानी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि मटेरियल आपका डक्टाइल है, या उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि आपको लग रहा है कि मटेरियल ब्रिटल है, तो उसके अकॉर्डिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम वेरी करेंगे। डक्टाइल मटेरियल है तो कुछ और फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे, ब्रिटल मटेरियल है तो कुछ और फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे। और इसी में अगर हम इसमें कोई ऑपरेशन लगाने हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड चेंजेस ड्यूरिंग ऑपरेशन, ड्यूरिंग ऑपरेशन, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करिए कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर कुछ, जब ऑपरेशन कर रहे होते हैं या अपना अपने वर्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उस वर्किंग के वक्त उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। जैसे सपोज करिए आपके पास कोई मटेरियल है, आ गया आपके पास कोई मटेरियल है, और वो मटेरियल ऐसा है कि अगर वो ज़रा भी टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है, उसमें ज़रा भी टेम्परेचर राइज होता है, और तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर लेता है। यानी सपोज करिए वो सॉफ्ट होने लगता है, तो ये प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ के चेंज होने का एक्सटेंट क्या है, किस रेट से प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी को वैरी करना पड़ता है। अगर प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं तो आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी को ज़्यादा रखेंगे, अगर प्रॉपर्टीज़ कांस्टेंट हैं तो आप फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी को उसके अकॉर्डिंग लेकर के चलेंगे। सेकंड इसमें ये है कि इंटेंसिटी ऑफ लोकलाइज्ड स्ट्रेसेस, इंटेंसिटी ऑफ लोकलाइज्ड स्ट्रेसेस। इसका मतलब ये है कि सपोज करिए जब आप किसी ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस मटेरियल के अंदर किस तरीके की स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं। कभी कभी जो स्ट्रेसेस लग रही होती हैं वो टेंसाइल स्ट्रेसेस होती हैं, कभी कभी आपके कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लग रही होती हैं। तो उस केस में भी आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी को वैरी करेंगे उस स्ट्रेसेस के अकॉर्डिंग। तो ये जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस पर, जब हम मेन डिज़ाइन की तरफ मूव करेंगे, तो उसमें हम ये देखेंगे कि वो
हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कैसे कंसिडर करना है, किस स्ट्रेस कंडीशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लेनी होगी, किस स्ट्रेस कंडीशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम लेनी होगी। ना इसमें थर्ड पॉइंट ये है चांसेस ऑफ फेल्योर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके अकॉर्डिंग हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को वैरी करते हैं। सपोज करिए अगर फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं तो आपको जो भी कंपोनेंट आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी को ज़्यादा लेना होगा। यानी सपोज करिए कि कोई कंपोनेंट है, जैसे हम शाफ्ट की एग्जांपल लेते हैं, कोई शाफ्ट है आपके पास सपोज करिए, तो ये जो शाफ्ट है पर्टिकुलर, सपोज करिए ये शाफ्ट की डायमीटर अभी स्टार्टिंग में 20 mm है और आपको ये पता है कि 20 mm की शाफ्ट से हम 100 न्यूटन या सपोज करिए 1000 न्यूटन लोड को बेयर कर सकती है ये शाफ्ट। अब कभी कभी क्या होता है, चांसेस ऑफ फेलियर इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हमें इस डायमेंशन को वेरी करना होता है, यानी ये जो डायमेंशन है 20 mm, इस 20 mm से हमें ज़्यादा ही लेना होता है। ये जो फैक्टर है इसको कंसिडर करना होता है। ये डिपेंड करता है कि फेलियर के चांसेस कितने। अगर फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं तो आपको डायमेंशन को चेंज करना होगा, और ये डायमेंशन जब भी चेंज होगी जब आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी पता होगा। तो फेलियर के अकॉर्डिंग हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को वेरी करेंगे, कम या ज़्यादा करेंगे। अगर फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लेंगे, फेलियर के चांसेस कम है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम लिया जाएगा। नाउ इसमें एक अनदर पॉइंट है और वो ये है कि टाइप ऑफ लोड। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप ऑफ लोड, यानी जो लोडिंग कंडीशन है शाफ्ट के ऊपर या किसी भी कंपोनेंट के ऊपर, वो कैसा लोड लग रहा है, टेंसाइल लोड लग रहा है या कंप्रेसिव लोड लग रहा है। अगर टेंसाइल लोड लग रहा है तो उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग होगी। टेंसाइल लोड लग रहा है इसका मतलब जो आपका मटेरियल है उसके अंदर कुछ डक्टिलिटी है, यानी मटेरियल आपके अंदर एक ऐसा मटेरियल है कि वो उसके अंदर प्रॉपर्टीज जो है वो डक्टाइल मटेरियल वाली हैं, तो उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग लिया जाएगा। और लोडिंग कंडीशन ऐसी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मटेरियल जो है वो ब्रिटल है, तो उसके लिए अलग फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर किया जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और अफेक्ट करते हैं आपके फैक्टर ऑफ सेफ्टी के, और इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पे आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी को वैरी करते हैं। किसी कंडीशन में आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम करना होता है, किसी कंडीशन में आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लेना होता है। नाउ हम मूव करते हैं एक दूसरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की तरफ, और वो है आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन। स्ट्रेस कंसंट्रेशन, और ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कंपोनेंट को जब डिज़ाइन करने जाएंगे तो आपको इसको भी जहन में रखना होगा अपने, कि स्ट्रेस का कंसंट्रेशन कैसा हो रहा है उस कंपोनेंट के ऊपर। तो अब सबसे पहले तो हम इसमें यही देखते हैं कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता क्या है। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक तरीके की स्ट्रेस के डिस्ट्रीब्यूशन में इरेगुलरिटी होती है। अगर आप एब्रप्ट चेंज कर दें क्रॉस सेक्शन को, किसी भी कंपोनेंट के क्रॉस सेक्शन को अगर एब्रप्टली चेंज कर दिया जाए तो उस एब्रप्ट चेंज की वजह से जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, और इसी की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस की इंटेंसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी स्ट्रेस जो होता है वो कंसंट्रेट होने लगता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इसी को कहते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इरेगुलरिटी इन द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, irregularity in the stress distribution caused by abrupt means sudden change, abrupt changes in the cross sectional area। तो अगर कोई कंपोनेंट ऐसा है जिसका एरिया जो है वो एब्रप्टली चेंज हो रहा है, यानी शुरुआत से यूनिफॉर्म था, आगे जा करके वो एकदम से नॉन यूनिफॉर्म हो गया, एरिया में एकदम से चेंज आ गया, या डायमीटर जो थी वो यूनिफॉर्म थी और एकदम से डायमीटर आगे जा करके कम हो गई या एकदम से ज़्यादा हो गई, तो इस वजह से जो स्ट्रेस होगा वो उस पॉइंट पे जहाँ से आपकी डायमेंशन चेंज होना स्टार्ट हुई है, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होना स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसी को कहते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन।
जैसे अगर एक एग्जांपल के थ्रू देखें तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं। सपोज करिए ये कोई कंपोनेंट है, इसके ऊपर ये लोड लग रहा है पी न्यूटन का, और इसमें ये इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो यूनिफॉर्म है। तो इसमें जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा इसमें स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अब ये तो केस फर्स्ट हो गया, जब आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं हुआ है। तो ये जो सिचुएशन है ये है बिफोर स्ट्रेस कंसंट्रेशन, यानी जब क्रॉस सेक्शन एरिया आपका यूनिफॉर्म है बिल्कुल। तो ये पहला वाला जो फिगर है इसमें आप देख सकते हैं कि स्ट्रेस की जो कंडीशन है वो एकदम यूनिफॉर्म है। लेकिन जो ये दूसरा वाला है, सेकंड फिगर है, इसमें देखिए क्या होता है। सपोज करिए अब इसमें क्या होता है कि आपका एरिया जो है वो, अब इस पॉइंट पे देखिए, ये जो पॉइंट है, ये जो कॉर्नर पॉइंट है, इस पे एरिया जो है वो सडनली रिड्यूस हो रहा है, एब्रप्टली रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगी देखिए वो किस तरीके से होगी, यानी अब स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो पहले यूनिफॉर्म होना चाहिए था वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन होती है बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन होती है, और इसी कंडीशन को स्ट्रेस कंसंट्रेशन कहते हैं। इस एब्रप्ट चेंज की वजह से स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, और इसी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन कहते हैं। तो इसी सिचुएशन को हमें रिमूव करना होता है, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इसको रिमूव कर सकें। हालांकि हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर सकते, हम उसको किसी हद तक रिड्यूस तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन को आप पूरी तरीके से रिमूव कर दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये वाली जो कंडीशन है ये है आफ्टर स्ट्रेस कंसंट्रेशन, आफ्टर स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है कुछ मेथड्स का, जिनको हम यूज़ करके इस स्ट्रेस कंसंट्रेशन को किसी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। अगेन गाइज, हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर सकते, उसको हम किसी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं वो कुछ मेथड्स जिनको यूज़ करके हम इस स्ट्रेस कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो देयर आर सर्टेन मेथड्स बाय विच वी कैन रिड्यूस द स्ट्रेस कंसंट्रेशन, जिसमें से एक तरीका तो ये है कि सपोज करिए अब आपके पास ये शाफ्ट, ये शाफ्ट है सपोज करिए आपके पास। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ इस तरीके का ग्रूव बनाते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। इस तरीके से ग्रूव बनाने से क्या फ़ायदा होगा कि जो आप, अच्छा स्ट्रेस रिड्यूस कैसे होंगी, स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए, स्ट्रेस कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने के लिए ये जो पर्टिकुलर एजेस होती हैं ये क्रिटिकल एजेस कहलाती हैं। इन क्रिटिकल एजेस से जितना दूर आपका स्ट्रेस फ्लो करेगा उतना आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम होगा। तो अब हमने जब ये ग्रूव कट कर दिया तो पहले सपोज क्या होता, पहले अगर ये शाफ्ट हम ऐसा ही रखते, सपोज करिए अगर ये शाफ्ट हमारी ऐसे ही रहती पहले, तो पहले जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता वो इस एज से बहुत ज़्यादा करीब, यानी जो स्ट्रेसेस का मूवमेंट होता, स्ट्रेसेस का जो फ्लो होता वो इस पर्टिकुलर एज से, ये जो आपके क्रिटिकल एजेस हैं इससे बहुत ज़्यादा क्लोज होकर के आपकी स्ट्रेसेस मूव करती, स्ट्रेसेस का फ्लो होता बहुत ज़्यादा नियर टू द एजेस। हमारा जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन में जो मेन फोकस होता है वो यही होता है कि इस स्ट्रेस की ये जो क्लोज हैं
इस बाउंड्री से, इस एज से इसको किसी तरीके से दूर किया जाए। अब जब आपने इस केस में यहाँ पर ये ग्रूव कट कर दिया तो अब क्या होगा, इतना ये जो पहले स्ट्रेसेस इस एज से फ्लो करना स्टार्ट हो रही थी, अब वो क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आते आते बेंड हो जाएगी यहीं से, और फिर यहाँ से इतनी दूर होकर के निकलेगी इस एज से भी और इस एज से भी। तो अब जो आपका चांसेस था कि आपका कंपोनेंट इस पॉइंट से, इस पॉइंट से या इस पॉइंट से फेल हो जाएगा, वो किसी हद तक कम हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर होगा, इतनी दूर से वो आपकी स्ट्रेसेस फिल होंगी। यहाँ पर आपको इस लेक्चर के कंप्लीट नोट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और उसमें ये सारे डायग्राम प्रॉपरली बने हुए हैं, तो आपको उसमें और आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये कुछ कंडीशन थी। आप एक तरीका तो ये हो गया कि आपने एक ग्रूव कट कर दिया, ठीक है, और ये जो आपकी एक गुड मेथड कहलाएगा टू रिड्यूस स्ट्रेस कंसंट्रेशन। अब एक और तरीका है आपको स्ट्रेस कंसंट्रेशन को रिमूव करने का, आइए देखते हैं वो क्या है। तो दूसरे तरीके में आप क्या कर सकते हैं कि इस एज पे कोई अगर आप ग्रूव वगैरह कट कर दें तो उससे स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रिमूव हो जाते हैं। जैसे इस तरीके का कोई आपने ग्रूव कट कर दिया, तो इससे क्या होगा कि अब जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन पहले कुछ एज के करीब होकर के मूव कर रही थी, अब उनको और ज़्यादा एरिया मिल जाएगा और वो और नीचे से फ्लो होती हुई यहाँ से निकल जाएंगी। तो स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा या स्ट्रेस का जो कंसंट्रेशन होगा वो और ज़्यादा एक्सटेंट पर जाकर के आप रिड्यूस कर सकते हैं, इस तरीके से कुछ। तो ये जो मेथड होता है ये जनरली प्रिफर्ड किया जाता है, ये प्रिफर्ड मेथड है। अब ये जो मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमने, ये बेसिकली क्या है, इसमें हमने कुछ ग्रूव कट किए, कुछ फ्लेट्स फ्लेट कर दिया। जैसे एक मेथड ये होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये शाफ्ट है आपकी या कोई कंपोनेंट है इस तरीके से, शार्प एज है उसमें। अब आपने क्या किया, इस शार्प एज को हटाने के लिए इस तरीके से कुछ फ्लैट बना दिया। जैसे ये वाला जो केस था इसमें कुछ फ्लैट बनाया है हमने, ये इसको फ्लैट कहते हैं। तो ये जो मेथड था जिसमें आपने फ्लैट बनाया, तो इसकी लिमिटेशन ये है कि जो ये फ्लैट की रेडियस है, ये जो रेडियस है फ्लैट की आर, इसको आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। हालांकि इसमें इस मेथड में ये है कि आप जितना ज़्यादा फ्लैट की रेडियस दे सकते हैं उतना ज़्यादा आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन रिड्यूस होगा। लेकिन हमारे साथ कंडीशन क्या है कि अगर हम फ्लैट का रेडियस बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो कंपोनेंट की डायमीटर कम होती चली जाएगी, और वो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारा कंपोनेंट एक पर्टिकुलर साइज़ के लिए डिज़ाइन है। तो उस साइज़ में ही हमें कन्फाइन रहना, उससे बाहर हम नहीं जा सकते। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप इस मेथड को लिमिटेशन के साथ ही अप्लाई करें, क्योंकि फिलेट देने की एक अपनी एक लिमिटेशन है, उस लिमिट से ज़्यादा हम इसको नहीं दे सकते। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि ये कुछ मेथड्स थे जिनको हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन को रिमूव करने के लिए। सो गाइज आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ रिमेनिंग इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो कि डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आप हमारी वीडियो को रेगुलरली फॉलो करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।